Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण का चैप्टर 8वां। कौन सा? पर्यावरण का चैप्टर 8वां, जो आज हमारी 25 जून 2020 की यूनिट है। ये देखो, मैं यहाँ पर टोटल 438 क्वेश्चन सोल्व करवा दिया फर्स्ट पेपर के, जिसमें 150 से 200 के आसपास हो गए एनवायरनमेंट के। और आप यदि इंटरेस्टेड हो मेरे इन सभी क्वेश्चंस को लेने के लिए कि इनकी हमें पीडीएफ मिल जाए, ये सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाए, तो आपको ये सभी क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट करना होगा, और आप उन सभी पीडीएफ को आसानी से ले सकते हो। और जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। दूसरी बात मैं बता दूं, देखो, यदि आप रजिस्टर लेके बैठो तो प्लीज़ उसको साइड में रख दो, रजिस्टर काम मत लो। इन क्वेश्चनों को यहीं पर याद करो। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला वीडियो 30 मिनट में हो जाएगा। आप जितना टाइम लिखने में दोगे उतना टाइम इसको याद करने में दो यहीं, जिससे बात की बात खत्म हो जाएगी। चलो यार, उस क्वेश्चन को याद करना है, वो करना है, नहीं, अब भी याद करके ही खत्म करो इसको। फिर आपको लगे कि पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 438वां है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को विचार करो। कि ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं और इनके ऊपर हमें विचार करना है। सबसे पहला कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तीसरा है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। और चौथा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, ठीक है। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप एक को तो 100% गलत साबित कर सकते हो, दो में आप 100% डिसीजन कर सकते हो कि वो सही है या गलत है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है भाई लोगों। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों बिल्कुल सही हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित बोला जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनका खाना बनाने के लिए कोई बाई नहीं जाती, ना ही ये खुद बनाते। ऐसे नहीं कि चलो गैस के ऊपर खाना बनाने के लगे हुए, नहीं, ये अपना खाना खुद बनाता है। क्या करता है? ये अपना खाना खुद बनाता है। और ये खुद कैसे बनाता है, बिल्कुल नीचे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में आर्थर टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में आर्थर टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कि जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसमें जो जैविक संगठक थे, कि भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें 2 प्रकार के संगठक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। इसमें जो जैविक संगठक थे उनको मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था स्वपोषित, दूसरा था परपोषित। अब हम बात करते हैं स्वपोषित संगठकों की। ये प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो स्वपोषित होता है, क्या होता है, स्वपोषित होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये 2 क्रियाओं के द्वारा भोजन बनाते हैं। एक क्रिया तो है प्रकाश संश्लेषण की
और दूसरी क्रिया है रसायन संश्लेषण की। ये इन दोनों क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन खुद स्वयं तैयार करता है। ठीक है, थोड़ा आगे चले हम, अब हम पढ़ लेते हैं उपभोक्ता कि उपभोक्ता क्या होता है। देखो, मानव सहित सभी परपोषित जंतु, मानव सहित सभी परपोषित जंतु ये अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं। कि जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं कि जो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादनकर्ताओं पर निर्भर करता है, जिनमें मानव भी शामिल है। मानव भी एक उपभोक्ता है। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद हम बात करते हैं वियोजक, जिसको हम अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं, डिकम्पोजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं जो मृत पौधों को सड़ा गला वियोजित करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कि जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मृत पौधों को सड़ा गला वियोजित करता है, उसको टुकड़ों में तोड़ता है और इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं ये। ठीक है, वियोजकों के एग्जाम्पल है जैसे मृतोपजीवी है, कवक है, जीवाणु है, सेप्रोफाइटस है और रिड्यूसर्स है। मृतोपजीवी है, कवक है, जीवाणु है, सेप्रोफाइटस है और रिड्यूसर्स है। ये सारे क्या हैं? वियोजक हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, प्लीज़ यदि आप नोट्स लेके बैठे हो और पेन लेके बैठे हो और लिख रहे हो तो इसको साइड में करो यार। हमें लिखना नहीं है, हमें दूसरों के लिए तैयारी नहीं करनी कि चलो मैं नोट्स बना लेता हूँ, मेरे भाई के काम आ जाएंगे, सिस्टर के काम आ जाएंगे, वाइफ के काम आ जाएंगे, किसी फ्रेंड के काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इनको साइड में रखो बिल्कुल। आप जो डेस्क पे पढ़ाता हूँ मैं, उसी के नोट्स बना लो, इनके नोट्स मत बनाओ। आप इनको साइड में रखो और इनको यहीं पर याद करो। इन क्वेश्चनों को आप यहीं पर याद करो। डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है मेरे साथ साथ, वीडियो को रोको फिर याद करो। इनको नोट्स नहीं तैयार करने में, इनको यहीं पर याद करके और हम बात खत्म करो। फिर आपको लगे कि इनकी पीडीएफ चाहिए, एग्जाम टाइम हम रिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम कम रहेगा, वीडियो को नहीं देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इनकी सभी क्वेश्चन की एक साथ पीडीएफ दूंगा और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, 439वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है। कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे कौन से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, बताओ। गांव में मोस्टली, यदि आप गांव से हो तो गांव में सब भैंस रखते हैं, सिटियों में गायें घूमती रहती हैं, सांड घूमते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? जुगाली करने वाले हैं। अब आप बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, ये टोटल 4 ऑप्शन है। बताओ यहाँ पर कौन सी है जो जुगाली करने वाले पशुओं से निकलने वाली गैस है और वो एक ग्रीन हाउस गैस है। भाई लोगों, यहाँ पर है इसका आंसर मिथेन। मैंने पहले आंसर दिखा दिया था, इसका कोई दिक्कत नहीं। मिथेन इसका सही आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे सर मिथेन क्यों है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मिथेन है। भाई लोग मैं बता देता हूँ। देखो, मिथेन को इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। मिथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार मिथेन गैस ना पूछ के वो मार्स गैस पूछ लेते हैं, दोनों बात बिल्कुल सेम है। अब इनका स्रोत क्या है? मिथेन गैस का स्रोत क्या है? तो वो है बायोगैस है, जीवाणु अपघटन है, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि हैं। धान की खेती है जिसको हम चावल की खेती बोलते हैं, और दलदल क्षेत्र है। जो दलदली क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा
कीचड़ कीचड़ सा भरा रहता है, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। जो धान के खेत होते हैं, जो चावल के खेत होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पहले पानी भर देता है खेत में, और खेत में पानी भर कर रखते हैं स्टार्टिंग 100 दिन के लिए। तो वो क्या है, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। और बायोगैस होती है जिससे हम बिजली बनाते हैं, गोबर गैस वाला सिस्टम। और जीवाणु अपघटन है, इनसे मीथेन निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 440वां क्वेश्चन। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। बताओ कि जो फ्लाई ऐश है वो एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। बताओ, ऑप्शन ए है कोल को, ऑप्शन बी है चारकोल को, ऑप्शन सी है डीजल जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं उससे, और ऑप्शन डी है CNG से। बताओ कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसको जलाने से प्राप्त होता है। तो भाई लोगों, जो 440वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो, जो फ्लाई ऐश है वो कोल को जलाने से पैदा होता है, इसको कोल को जलाने से। ठीक है, फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर होता है। क्या होता है, एक बारीक पाउडर होता है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कि जो फ्लाई ऐश है वो एक बारीक पाउडर होता है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश से जीवों में श्वसन संबंधित रोग होते हैं। जो फ्लाई ऐश होता है उससे जीवों में श्वसन संबंधित रोग होते हैं। पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है। फ्लाई ऐश के 2 साइड इफेक्ट हैं। पहला है जो जीव होते हैं उनमें श्वसन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, और जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों पर जम जाता है। फ्लाई ऐश क्या करता है, पेड़ पौधों के पत्ते पर जम जाता है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है वो रुक जाती है, बाधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 441वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 441वां क्वेश्चन है। ठीक है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम नहीं है। बताओ। इसका सही आंसर बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। कौन सा बिल्कुल सही नहीं है। देखो, वो है मैक्रो, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। ये सही क्रम नहीं। सॉरी, जहाँ पर है सही है, कौन सा अनुक्रम सही नहीं है। तो ये है मैक्रो, घास स्थल, झील और महासागर। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मैंने नहीं गलत लगा दिया, यहाँ पर सही है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, यहाँ पर सही करना। तो वो सही है मैक्रो 1, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। देखो, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता अधिक होती है। क्या होता है, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता अधिक होती है। और आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखना जिसका लिंक लिख रखा हूँ मैं। ये इस लिंक को आप अपने YouTube चैनल के ऊपर सर्च करना। बहुत शानदार सा वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को तो ज़रूर देखना प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 442वां क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में और सुरमा घाटी में। बताओ कि शांत घाटी कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, अब आप इसका सही आंसर बताओ।
देखो जो शांत घाट जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है शांत घाटी में, साइलेंट वैली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइलेंट वैली, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके से पूछ लेता है कि साइलेंट वैली की विशेषता बताओ, साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। देखो केरल में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। कि जो केरल की शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और ये पश्चिमी घाट पर्वत का एक हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 443 पर। पर्यावरण से अभिप्राय किससे, यहाँ पर हमें बताना है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है, समझ गए होंगे। तो पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, और डी ऑल ऑफ दिस। चार ऑप्शन है, बताओ पर्यावरण से अभिप्राय कौन सा है। तो यहाँ पर पर्यावरण से अभिप्राय है इन चारों का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, तो आप लिख लेना 443 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन लिखना नहीं है, कभी मैंने अभी बोला कि लिख लेना, आप क्वेश्चन कॉपी उठा के लिखना स्टार्ट कर दो, लिखना तो है नहीं, लिखोगे तो प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे, आप यहाँ आप अपना खुद का एनालिसिस कर रहे हो, आप इसको यही याद करो, छोड़ो आगे बढ़ो, यही याद करके फिर आगे बढ़ो, वरना नोट्स बनाओगे उनको सजा के लिखोगे। कुछ लोगों की आदत रहती है वो रेड पेन का यूज करेंगे क्वेश्चन लिखने में, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे, आंसर को इतने स्टाइल से लिखेंगे ANS, फिर उसके तीर का निशान बनाएंगे, फिर नीचे 2 लाइन खींचेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे उसका आंसर, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, इतना सजा के लिखते हैं जैसे कि उनको लाइफ टाइम तक बना के रखना है। और रियलिटी भी है, जो लोग जितना नोट्स को सजा के लिखते हैं ना, वो उतने लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो नोट्स लिखते हैं तब उनको विश्वास रहता है कि बेटा सजा के लिख, तेरे को बहुत दिन तक पढ़ना पड़ेगा इनको। और जो लोग वैसे लिखते हैं ना, जो खुद के भी समझ में नहीं आ रही, वो लोग तुरंत एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उनको पहले पता है कि मेरे को बाद में नहीं पढ़ना है, इनको सजा के नहीं रखना है, मेरे को अब भी पढ़ के ख़त्म करना है काम, और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपनी साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जो पर्यावरण शब्द है, इसका निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। किन से हुआ है? 2 शब्दों से हुआ है, एक है परि, दूसरा है आवरण। आवरण का मतलब होता है घिरे हुए, और परि का मतलब होता है चारों ओर। समझ में आ गया कि जो पर्यावरण शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है, देखो पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से बना है। जो पर्यावरण शब्द है वो मूल रूप से फ्रेंच भाषा के, किसकी? फ्रेंच भाषा, यह भी इम्पोर्टेंट है, फ्रेंच भाषा की इन्वायरनर शब्द से मिलकर बना है, और जिसका मतलब होता है समस्त पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। कि जो इन्वायरनर शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो इन्वायरनर शब्द का मतलब है समस्त पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 444वां क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, सर्वभक्षी, मांसाहारी, हरित पादप। बताओ प्राथमिक या प्रथम स्तर के पोषक में कौन कौन आते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। बच गया जो आ गया, क्या हुआ? जो बच गया वो प्रथम स्तर के पोषकों में आ गया। ठीक है, इसके बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा थोड़ा। देखो जो पारिस्थितिकी घटक हैं
दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। अब हम पढ़ते हैं जैविक घटक के बारे में कि जैविक घटक क्या होता है। पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करता है। कि जो जैविक घटक होते हैं या जैविक कारक होते हैं वो मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके दो घटक हैं, जो जैविक घटक है उसके दो घटक हैं। पहला होता है उत्पादनकर्ता और दूसरा होता है उपभोक्ता। ठीक है, अब हम बात करें उत्पादनकर्ता की। ये उत्पादनकर्ता क्या होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफस बोलते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो उत्पादनकर्ता होता है वो क्या करता है, खुद उत्पादित करता है। वो शब्द से पता चल रहा है उत्पादनकर्ता, उत्पादनकर्ता क्या कर रहा है, खुद उत्पादित कर रहा है वो। जैसे किसान एक उत्पादन करता था क्योंकि वो फसल खुद उत्पादित करता है, लेकिन यहाँ उत्पादनकर्ता का मतलब है भोजन से, कि ये अपना भोजन खुद बनाता है। क्या करता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। जो उत्पादनकर्ता लोग होते हैं, उत्पादनकर्ता पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, ये क्या करती हैं, अपना भोजन खुद बनाती हैं। क्या अपन अपना भोजन खुद बनाते हैं? नहीं, अपन रोटी बनाते हैं, अपन सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो रोटी सब्जी किसकी बना रहे हैं, रोटी गेहूँ की बना रहे हैं और सब्जी कोई भी बना रहे हैं। तो वो गेहूँ कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो गेहूँ लेके आ रहे हैं गेहूँ के पौधे से, क्योंकि वो गेहूँ का पौधा हमें गेहूँ उत्पादित करके दे रहा है और फिर हम उसका खाना बना के खा रहे हैं। तो हम उत्पादन करता नहीं हुए, उत्पादन करता हुआ वो गेहूँ का पेड़ जो गेहूँ उत्पादित किया। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। एक रसायन संश्लेषण की क्रिया भी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है उपभोक्ता, जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब हो गया खरीदने वाला। ठीक है, उपभोक्ता अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूल्यतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मूल्यतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं। और इनके तीन स्तर होते हैं। पहला होता है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। शाकाहारी वो होते हैं जो केवल जो अपना भोजन सीधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो अपना भोजन सीधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त कर रहे हैं। मतलब वो मांस वगैरह नहीं खा रहे, वो पेड़ पौधे वनस्पति इनसे मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं, फूल हैं, ये खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो। मतलब ये लोग मांस नहीं खाते, ये केवल उत्पादनकर्ता से प्राप्त होने वाले भोजन को खाते हैं। ठीक है, और इसको इसलिए हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। गाय क्या खाती है, चारा खाती है। चारा कहाँ से मिला, उत्पादनकर्ता से मिला, वो खुद उत्पादन करता है। भैंस चारा खाती है, बकरी चारा खाती है। ये सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी, ये मांस नहीं खा रहे। उसके बाद आता है मांसाहारी। इनका भोजन प्राणी होता है, जैसे शेर, हिरन वगैरह सबको खा गया। क्या ये शेर को देखा है कि शेर गेहूँ की वो चाटना वो खा रहा है, क्या चारा खा रहा है। गेहूँ, शेर कभी चारा नहीं खाता, बाघ भी कभी चारा नहीं खाता, मेंढक भी कभी चारा नहीं खाता, सांप भी कभी चारा नहीं खाता, किंगफिशर भी कभी चारा नहीं खाती, और छिपकली भी। ये सारे सारे क्या खाते हैं, दूसरे जीवों को या प्राणियों को खाते हैं, इसलिए इनको हम मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद आता है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब सब कुछ का भक्षण करता है, जो आएगी वो खाएंगे। मांस आएगा उसको भी खाएंगे, चारा आएगा उसको भी खाएंगे, गेहूँ आएगा उसको भी खाएंगे। जैसे मनुष्य मीट खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, रोटी खाता है। कुत्ता मीट खाता है, चिकन खाता है, सारी चीज़ खाता है। बिल्ली भी इसी तरीके से, और चींटी भी इसी तरीके से। ठीक है, अब आगे आ जाओ। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे रंग के दिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
कि पौधों का हरे दिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, देखो ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि फुल डिस्क्रिप्शन के लिए यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद अजय, क्योंकि ये मैं पीडीएफ बनाया था पहले स्टार्टिंग में इन सभी क्वेश्चनों की, और पीडीएफ बना के और मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, मात्र 200 रुपये चार्ज उसमें मैं रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डालता हूँ, डीआई के क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप चाहो तो उसमें ऐड हो सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वहाँ। उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी वही स्टार्टिंग में बताया जो थे, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि NEA क्या है। NEA क्या है? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट एसोसिएशन। बताओ कि NEA क्या है? तो भाई लोगों NEA क्या है मैं बता देता हूँ। NEA है जो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। NEA क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक हो। जो NEA है उसका उद्देश्य है ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता हो। NEA को राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। जो NEA है इसको राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 446वां क्वेश्चन, यहाँ छिपा हुआ है 446वां, ये 446 है। ठीक है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास। आपको तो हिंदी में बता दो उसको। आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखो 1971 में रामसर सम्मेलन के दौरान ईरान में ये दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1971 में रामसर सम्मेलन के दौरान ईरान में। 2 फरवरी 2020 वाला जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस था उसकी थीम थी आर्द्र भूमि व जैव विविधता, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। कि जो 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी आर्द्र भूमि व जैव विविधता, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 447वां। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर का पता चलाना है। तो लोगों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है कि जो चींटी और हिरण इन दोनों को यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता माना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि चींटी है वो सर्वभक्षी है, ये कॉकरोच वगैरह को खाती है और गेहूं भी खाती है। देखो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता पूछा हुआ है और मिनिमम 2 ऑप्शन हमें सही करना है क्योंकि आगे 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है।
तो देखो बाघ ये प्राथमिक उपभोक्ता कभी नहीं होता, लोमड़ी ये भी प्राथमिक उपभोक्ता कभी नहीं होती। ये दोनों हैं लोमड़ी और बाघ, ये प्राथमिक उपभोक्ता कभी नहीं होते, ये केवल मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। जबकि चींटी ये गेहूं भी खा रही है, कुछ कुछ प्राथमिक उपभोक्ता भी है और कुछ कुछ मांसाहारी भी है, सर्वाहारी है, मांस भी खा रही है और शाक भी खा रही है। एक तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता भी है और मांसाहारी भी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये सही करना पड़ेगा चींटी को, क्योंकि हमें दो चूज करने हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसमें लोमड़ी और बाघ ये तो पूर्ण रूप से मांसाहारी है, ये बिल्कुल भी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, इसलिए हमने इनको गलत कर दिया, बाकी दो को सही कर लिया। ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के PDF होने लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनकी सभी क्वेश्चंस की आंसर की है। ठीक है, हो गई आपकी क्लास कंप्लीट, 10 वीडियो कंप्लीट हो गए। अब ऐसे करो आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बिल्कुल फास्ट, अब भी जो पढ़ाया था इसी में से मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा बिल्कुल फास्ट, मात्र 2 मिनट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, टाइम मिला के 2 मिनट क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें मैं पूरे आपकी क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। तो यदि आपकी सही ढंग से याद नहीं हुई ये क्वेश्चन तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लो, आप स्पीड तेज करो और वीडियो को देख लो एक बार, 1.50 की स्पीड पर देखा करो आप, क्योंकि ये ज़्यादा कम स्पीड भी नहीं है और ज़्यादा तेज स्पीड भी नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाओ। NEA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ये कौन से सम्मेलन के दौरान अच्छा NEA नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे मामलों को देखना जो जिनमें पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता हो। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। कौन सी कॉन्फ्रेंस में लागू किया गया था? रामसरन कॉन्फ्रेंस में। 2020 को मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या थी? आर्द्र भूमि व जैव विविधता। किन्हीं 2 मांसाहारियों के एग्जाम्पल बताओ। शेर, बाघ, मेंढक, मांस, किंगफिशर, छिपकली, सारे सारे क्या हैं? मांसाहारी है। स्वपोषित प्रजाति के जीव जंतु या स्वपोषित अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? स्वपोषित अपना भोजन कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और रसायन संश्लेषण की क्रिया। 2 क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। पर्यावरण शब्द फ्रेंच के किस शब्द से मिलकर बना है? पर्यावरण शब्द मूल रूप से फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है? इन्वायरनर। कौन से? इन्वायरनर। इन्वायरनर का अर्थ क्या है? समस्त पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घेरे हुए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में? साइलेंट वैली में, जो केरल में। फ्लाई ऐश के 2 दुष्प्रभाव बताओ। फ्लाई ऐश के 2 दुष्प्रभाव बताओ। पहला, श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है, दूसरा पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करती है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? टॉन्सले ने। कब किया? 1935 में। बायोगैस संबंधित है मार्स गैस से। बायोगैस संबंधित है मार्स गैस से। दलदली क्षेत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन या मार्स गैस। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन या मार्स गैस। ठीक है, फिक्स 2 से 3 मिनट में मैंने आपका पूरा रिवीजन करवा दिया, तो आपका ओवरऑल 3 से 4 बार रिवीजन हो गया एक वीडियो में। ये बिल्कुल आपको याद हो गई। अब आपको लग रहा है कि यार इनकी हम PDF ले लें, आप ले लेना, वो सामने नंबर लिखे हुए हैं,
इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, मैं तुरंत PDF दूंगा आपको। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका, मात्र थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, चिन्ना सा चार्ज। यदि आपका नेट होता है तो आपका वो नेट आपके इस चार्ज से लाखों गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? कई लाखों गुना ज़्यादा है। और यदि आपका JRF है होता है तो आपके इस चार्ज से वो भी कई लाखों गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।